हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सत्यम प्रिपरेशन। सो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि मैं क्लास 12 का हिंदी सब्जेक्ट पूरा फुल करा रहा हूं यहाँ पे, और मैं 3 चैप्टर करा चुका हूं और यह अध्याय 4 है जो मैं आपको कराने वाला हूं। सो चलिए देखते हैं अध्याय 4 क्या है। सो आप यहाँ पे देख रहे हैं चैप्टर 4 का नाम है अर्धनारीश्वर। जी हाँ दोस्तों, चैप्टर का नाम है अर्धनारीश्वर और इसके राइटर हैं रामधारी सिंह दिनकर। जी हाँ दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर इसके राइटर है। और यहाँ पे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पे दी गई है और आगे आपको सब्जेक्टिव मिलेगी, दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, ये सब मिलेगी। सो आप यहाँ पे देख रहे हैं अति लघु उत्तरीय। सो यहाँ पे क्या है, अर्धनारीश्वर नामक पाठ किसकी रचना है? अर्धनारीश्वर नामक पाठ किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अर्धनारीश्वर नामक पाठ रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? बेगूसराय, सिमरिया, बेगूसराय, बिहार। जी हाँ दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सिमरिया, बेगूसराय, बिहार में हुआ था। और यहाँ पे 3 नंबर है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर। जी हाँ दोस्तों, 23 सितंबर 1908 ईस्वी को रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। जी हाँ दोस्तों, जल्द से जल्द आप लोग मेरे लाइव क्लास में जुड़ जाए। और यहाँ पे देखें, मैं आपको क्लास करा रहा हूँ और मैं हर रोज़ आपको 8 बजे लाइव क्लास देता हूँ, 8:30 में, 8:30 में। सो आप लोग मेरे क्लास से जुड़े रहें और मैं आपको गारंटी के साथ यह कह सकता हूँ कि अगर आप लोग मेरा पूरा वीडियो देखते होगे, सो मैं आपको सिर्फ हिंदी में बता दूँ 95 प्लस मार्क्स उठा सकते हो। और सब्जेक्ट तो अलग की बात है, फिर मैं आपको जो भी ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव में आपको और अदर सब्जेक्ट का भी क्लियर करा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं अगला क्या है। रामधारी सिंह दिनकर का रामधारी सिंह दिनकर का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको किस कृति पर प्रदान किया गया? रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको किस कृति पर प्रदान किया गया? सो उर्वशी जो है, उर्वशी की कृति है, उन्हीं पर उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। किस पर? उर्वशी कृति है उनकी, उर्वशी। और आगे देखते हैं, रामधारी सिंह दिनकर, जी हाँ दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर को किस साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस कृति पर प्रदान किया गया? रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर प्रदान किया गया? तो संस्कृत के 4 अध्ययन, संस्कृत के 4 अध्ययन पर रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि हैं? रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर छायावादी युग के कवि है। जी हाँ दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर छायावादी युग के कवि है। और 7 नंबर है, अर्धनारीश्वर कब प्रकाशित की गई? अर्धनारीश्वर कब प्रकाशित की गई? तो अर्धनारीश्वर 1952 ईस्वी में प्रकाशित की गई। अर्धनारीश्वर 1952 ईस्वी में प्रकाशित की गई। और 8 नंबर है, उर्वशी किसकी कृति है? जी हाँ दोस्तों, उर्वशी किसकी कृति है? रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। 9 नंबर में है, दिनकर की पहली कविता किस कृति में प्रकाशित हुई? दिनकर की पहली कविता किस कृति में प्रकाशित हुई? तो आंसर है छात्र सहयोदर। छात्र सहयोदर 1925 ईस्वी में दिनकर की पहली कविता प्रकाशित हुई। और अगला है 10 नंबर, रामधारी सिंह दिनकर जी है, उनकी मृत्यु कब हुई? रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु कब हुई? सो 24 अप्रैल, जी हाँ दोस्तों, 24 अप्रैल 1914 ईस्वी को रामधारी सिंह दिनकर का मृत्यु हुआ। 24 अप्रैल 1914 ईस्वी को रामधारी सिंह दिनकर का मृत्यु हुआ। और आगे देखते हैं, आगे अभ्यास प्रश्न है पाठ के साथ, और देखते हैं क्या है अभ्यास प्रश्न यहाँ पे पाठ के साथ। और यहाँ पे प्रश्न है, यदि यदि संधि की वार्ता
यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई, यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत न मचता। लेखक के इस कथन से क्या आप सहमत हैं? लेखक का कहना है, यह क्वेश्चन है, यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच होती, संधि का बात, जो संधि कोई भी युद्ध से पहले संधि तो होता है ना, संधि अर्थात मिलाओ, तो संधि का बात अगर कुंती और गांधारी के बीच होती तो बहुत संभव था कि महाभारत न मचता, मतलब कि महाभारत न होता और यह सुलझ जाता। लेखक के इस कथन से क्या आप सहमत है? सो आंसर है, आप अपना अपना दे सकते हैं आपका जो राय है, लेकिन यहाँ पे मेरा जो राय है वो मैं यहाँ प्रकट कर रहा हूँ। अपना पक्ष रखे यहाँ पे है और मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ। लेखक नारी के गुणों की चर्चा करते हुए यह होती है तो बहुत संभव था कि कुंती और गांधारी के बीच इतना बड़ा महाभारत नहीं हुआ होता। अगर कुंती, मेरा यह कहना है, अगर कुंती और गांधारी के बीच संधि होती तो इतना बड़ा महाभारत न मचता, क्योंकि दया मया सहनशीलता और अर्धनारीश्वर के गुण हैं। उनमें दया भी है, माया भी है और सहनशीलता भी है और अर्धनारीश्वर का भी गुण है उनमें। जिस नारी के गुण के कारण विलन और दया और माया होती है, तो इस गुणों के अच्छा पक्ष यह है कि यदि पुरुष इन गुणों को आज्ञा कर लेते तो अनावश्यक विनाश से बचाया जा सकता था। दोस्तों, अगर उनकी आज्ञा का पालन कर लेते तो अनावश्यक विनाश से बचाया जा सकता था। किसको? महाभारत जो हुई उससे बचाया जा सकता था। महाभारत नहीं होती, उसे संधि करा दिया जा सकता था अगर गांधारी और कुंती के बीच संधि होती तो। आगे है, यदि पुरुष सदियों से अपने आप को शक्तिशाली मानता है, उसने नारियों को घर के चार दीवारी में सीमित, घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन असीमित हो गया। स्त्रियों के गुण दया माया सहनशीलता और मृदुता पुरुषों के गुण पौरुष इत्यादि के विपरीत है। जी हाँ दोस्तों, जो स्त्री होती है उनके बीच जो माया दया सहनशीलता होती है वो पुरुष जो है उनसे बहुत विपरीत होती है। आप लोग भी देखते होंगे, अगर आप लोग गर्ल्स हो तो देखते होगी आपसे बहुत विपरीत होते हैं बॉयज। और आगे देखते हैं क्या है। अतः लेखक कहते हैं कि यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई बातों होती तो यह महाभारत नहीं हुआ होता। अतः लेखक कहते हैं कि यदि संधि की बात अर्थात संधि की बात कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो यह महाभारत नहीं होता। और आपका क्या विचार, जब यह प्रश्न पूछा जाएगा तो आपका जो विचार होगा आप वह दीजिएगा। यहाँ पे मेरा विचार था और लेखक का विचार था, दोनों आपको प्रकट कर दिया गया। और आगे देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी? अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी? आज इसकी क्या सार्थकता है? सो फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए सो आप मेरे टेलीग्राम चैनल सत्यम प्रिपरेशन से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप टेलीग्राम यूज नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए एक प्रेफरेंस और दिया गया है। आप चाहे तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर
डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वही मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है। आप चाहे तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हो या फिर मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं आपको वहीं पे पीडीएफ दे दूंगा। और चलिए आगे देखता हूँ क्या है। सो इसका क्वेश्चन का आंसर है अर्धनारीश्वर के द्वारा स्त्री और पुरुष के गुणों के एक कर यह बताया गया है, नर और नारी पूर्ण रूप से सामान्य है। नर और नारी पूर्ण रूप से सामान्य है एवं उनमें एक के गुण है। नर और नारी समान है और उनमें एक के ही गुण है। क्या है आगे देखते हैं। दूसरे के दोष नहीं हो सकते, अर्थात नारी में नारियों की गुण आए तो उनकी म्यादी होना नहीं, बल्कि उनको पूर्णतः में वृद्धि ही होती है। पुरुष यदि नारियों के कुछ गुण जब पुरुष अगर नारियों के कुछ गुण अपना ले वाले तो आवश्यक विनाश से बचा जा सकता है। अगर पुरुष नारी का गुण कुछ भी अगर अपना ले थोड़ा भी, तो आवश्यक विनाश से बचा जा सकता है। और नारी पुरुषों का गुण को अपना ले तो भय से मुक्त हो सकती है। अगर नारी पुरुष का जो भय है उसको अपना ले तो भय से बच सकती है, इसलिए अर्धनारीश्वर का कल्पना किया गया। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन से हमें यह सीख मिली कि अगर पुरुष नारी का गुण ले तो विनाश से बचा जा सकता है, और नारी अगर नर का गुण ले लेती है तो इतना मतलब कि भय से बचा जा सकता है। भय नारी को कभी अर्थात डर कभी लगेगा ही नहीं अगर नर का गुण नारी ले लेती है। तो यही है नर अर्धनारीश्वर का। और आगे देखते हैं। रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद्र के चिंतन से दिनकर क्यों असंतुष्ट है। रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद्र के चिंतन से दिनकर क्यों असंतुष्ट है। रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद्र दिनकर इसलिए असंतुष्ट हैं कि अर्धनारीश्वर रूप उनके चिंतन में कहीं प्रकट नहीं हुआ, बल्कि नारी को नीचा दिखाना, उसे अधिक करने की ही बात कही गई। दिनकर जी है जो, वो मानते हैं कि अर्धनारीश्वर की कल्पना में इस बात के संकेत है कि कल्पना से सम्मान है एवं उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकता। नारियों की कोमलता शोभा देखते हैं, वे कहते हैं कि नारी के होने में है केवल पृथ्वी की शोभा। आलोचक प्रेम की प्रतिमा बनने में है। नारी संसार में सर्वत्र नारी है और पुरुष है। मतलब क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव कराई गई है कि संसार में नारी है या पुरुष है, इसी तरह का कुछ प्रश्न है। तो उसमें सर्वस्त्र नारी और सर्वस्त्र पुरुष, मतलब कि नारी और पुरुष है। और आगे देखते हैं इसमें से सब मिलाकर इस प्रश्न का आंसर जो है यही बता रहा है। इसका अर्थ कि नारी में पुरुष का गुण होना आवश्यक है और पुरुष में नारी का गुण होना आवश्यक है। इस चैप्टर में तो यही है, नारी में पुरुष का गुण और पुरुष में नारी का गुण होना आवश्यक है। यह क्यों आवश्यक है? क्योंकि इसके होने से विनाश कम होगा और भय टल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है? प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है? तो इसका आंसर है, पुरुषों की मान्यता है कि नारी आनंद की खान है। पुरुषों की मान्यता है कि नारी आनंद की खान है, जो पुरुष जीवन से आनंद चलाते हैं। उन्होंने
नारी को गले लगाया वे प्रवृत्ति मार्ग है। अर्थात जिस मार्ग के प्रचार से नारी की पर्व मर्यादा उठती है उसे प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। मैं इससे यह अर्थ है, अगर जिस काम से नारी का सर उठता है, गर्व होता है, उसे प्रवृत्ति मार्ग कहा जाता है। और निवृत्ति मार्ग वे हैं जिन्होंने अपने जीवन के साथ नारी असके किसी काम की झील ना होती है, किसी काम की चीज़ ना होती है। कुल मिलाकर हमारे लिए अच्छा है, प्रवृत्ति मार्ग ही अपनाना चाहिए ताकि नारियों को भी सम्मान मिले। अभी तो नारी पुरुषों से, नर से भी आगे चल रही है और होना भी चाहिए। जो ज़्यादा परिश्रम करे फल तो पहले उसी को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। आप लोग में हैं, इतने लोग मेरे क्लास कर रहे हैं, जो ज़्यादा परिश्रम करोगे फल तो उसी को मिलेगा। 400 प्लस मार्क वही लाओगे या 450 वही लाओगे या बिहार टॉप भी वही करोगे। जो ज़्यादा परिश्रम करेगा मार्क्स उसी का है। बस आप लोग ध्यान लाकर पढ़िए। परिश्रम करना क्या है, आप लोग अभी नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे। पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, अभी कुछ इधर उधर का बात नहीं सोचिए, सिर्फ पढ़ाई कीजिए। अभी एग्ज़ाम देखिए अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? बुद्ध ने आनंद से कहा कि मैंने जो धर्म चलाया था वह पाँच सहस्त्र तक चलने वाला था। बुद्ध ने आनंद से कहा कि मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने मिखध्वनि होने का अधिकार दे दिया है। नारियों के जो कवि है वो नारियों को ना अधिकार दे रहे हैं बोलने का, सब कुछ करने का, पुरुष के साथ कदम में कदम मिलाकर चलने का। इसीलिए तो यह 500 वर्ष तक ही चलेगा। मैं तो मानता हूँ यह जब तक दुनिया है, जब तक संसार है, तब तक चलना चाहिए। नारी नर से कम नहीं है। और चलिए आगे देखते हैं क्या है। लड़के लोग सोच रहे हो कि खाली नारिया की बात कर रहे हैं, नर का क्यों नहीं, लड़के का क्यों नहीं। फ्रेंड्स सब ही अच्छे हैं, सबकी बात है, पुरुष को है तो। चलिए आगे देखते हैं, फिर आगे बात होती रहेगी, ज़्यादा टाइम आपको मैं नहीं लूँगा। स्त्री को अहेरीन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे क्या मंशा होती है? क्या ऐसा कहना उचित है? क्वेश्चन कह रहा है स्त्री को अहीन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे क्या मकसद होती है? क्या ऐसा कहना उचित है? यह तो उचित नहीं है, लेकिन क्या है आगे प्रश्न में देखते हैं आंसर में। स्त्री को अरेहीन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे उनकी मंशा अवहेलना कहना है, यहाँ पे करना होगा। और यह जरूरी नहीं है कि यह विकास दोनों में है, जरूरी नहीं है कि यह विकास नर में है और नारी दोनों में है। नाग और जादूगर के गुण भी नारी में कम, पुरुषों में अधिक होते हैं। यह तो उल्टा हो गया। यहाँ पे आंसर बोल रहा है कि नाग और जादूगर में जो अंतर है वह नारी से ज़्यादा पुरुष में ही होती है, नर में होती है। और आगे देखते हैं क्या है। अतः स्त्री को इस तरह निष्कृष्ट उपाधियां से विभूषित करना उचित नहीं होगा। फ्रेंड्स आज का मेरा क्लास यहीं पे ख़त्म होता है और फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देख लेते हैं क्या करना है। मैं आपको 6 प्रश्न करा चुका हूँ और यहाँ पे 7 है, 8 का क ख इस तरह है। और यहाँ पे देखते हैं क्या है, कुछ भाषा की बात है। आपको ज़्यादा क्लास है नहीं, पिछला क्लास थोड़ा कम ही होगा। और तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद मेरे क्लास करने के लिए। और आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। अभी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, इधर उधर की बात इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा ध्यान मत दीजिए इधर उधर और पढ़ाई पर फोकस कीजिए। और इतना टारगेट रखिए कि 400 प्लस मार्क्स लाना है किसी तरह। और जो लोग 400 प्लस लाने वाले हैं वो लोग इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा कि हमको
450 प्लस लाना है, क्योंकि इस बार ऑब्जेक्टिव 100 है। इस बार नहीं, इसे पिछले बार भी था 100 और इस बार भी 100 है। डबल क्वेश्चन है, आप लोग डबल मेहनत कीजिए। एक बार आप लोग देख चुके हैं परिणाम, दोबारा आप लोग ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा फोकस कीजिए। यहाँ पे सब्जेक्टिव भी कराई जा रही है। जो लोग ज़्यादा फोकस करोगे इस बार समझ लो कि नंबर छिटाया हुआ है। जो मेहनत कर लिया उठाने, सिर्फ दिमाग लगाना है कैसे उठेगा। सो ठीक है, बात तो अलग अलग है। मैं आपको मोटिवेट करता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़िए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। और इधर उधर फ़ोन चलाना, इधर उधर करना तो हर समय है, हर समय पूरा ज़िंदगी बाकी है, लेकिन पढ़ाई पूरी ज़िंदगी नहीं है। पढ़ाई उम्र के हिसाब से ही होती है। आप लोग 12th में हो, उम्र कम होगा, फिर यही उम्र में फिर 12th आप लोग, अब शादी हो जाएगा, कुछ बच्चे उच्चे हो जाएंगे, उसके बाद इसी उम्र पे थोड़ी पढ़ाई कर सकते हो। सो इसीलिए अभी पढ़ाई पर फोकस कीजिए, बी पॉजिटिव, पढ़ाई पर फोकस कीजिए, रिजल्ट अच्छा आएगा। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आप लोग शेयर कर दीजिएगा इस क्लास को, और लाइक करना नहीं भूलिएगा। आप लोग लाइक करते हैं और शेयर करते हैं, मेरा व्यूज़ अच्छा जाता है, तो उससे मैं भी मोटिवेट होता हूँ और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक लाता हूँ। आपको अच्छे अच्छे क्लास, अच्छे अच्छे जो प्रश्न हैं उसको छाँट कर देता हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ पाएँ। सो ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।